दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं दस्तक टुडे। दोस्तों आज गोरखपुर के कलेक्ट्रेट कचहरी में हम हैं। दरअसल यहां पर 2 जून को इलेक्शन होने वाला है। 11 पदों के लिए इलेक्शन होगा, जिसमें 59 प्रत्याशी जो हैं अपने भाग का फैसला करेंगे। और इसको लेकर पूरी कचहरी में देखिए तो आमोदरफ्त जिस तरह से जारी है, लोग पोस्टरबाजी कर रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, लोगों को हैंडबिल दे रहे हैं, तरह तरह तरीके से लोग अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि किस तरह से हमको सफलता मिल जाए। तो दोस्तों आज इसी को लेकर हम आज कचहरी में आए हुए हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील, आप तस्वीरों में देख सकते, गजेंद्र मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं और ये यहाँ पे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे आखिर क्या वजह है। कि आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये पिछली कार्यकारिणी में 2 बार महामंत्री रह चुके हैं। क्या वजह आई कि एक बार फिर इनको अध्यक्ष के लिए मैदान में आना पड़ा। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया और आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आप अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये कि क्या आवश्यकता पड़ेगी कि 2 बार आप महामंत्री पद पर रह चुके हैं, उसके बावजूद फिर आपको अध्यक्ष पद लड़ना पड़ रहा है। देखिए, मैं सन 1998 में पहली बार महामंत्री बना था और उस समय अधिवक्ताओं के हित में जो भी मुझसे हो सका मैंने कार्य किया। उदाहरण स्वरूप हम लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मीटिंग हॉल नहीं था हम लोगों के पास। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अरुण सिंघल जी के प्रयास से हम लोग दौड़े धूपे, उन्होंने हमको ज़मीन आवंटित किया और तत्कालीन सांसद संप्रत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में, उनके सांसद निधि से और माननीय शिवप्रताप शुक्ल जी की विधायक निधि से एक मीटिंग हॉल का निर्माण भव्य हुआ, जो आज खड़ा है, जिसमें सारे अधिवक्ता बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ यह थी, यह निबंधन कार्यालय जो जिला दीवानी कचहरी में था, जो कलेक्टर के अधीन था, लेकिन दीवानी कचहरी में कार्यरत था, उसको अपने प्रयास से मैं अधिवक्ताओं के हित में यहाँ लाया। अर्बन सीनी का कार्यालय जो बक्सीपुर में था, और उस समय अर्बन सीनी का बड़ा महत्व था क्योंकि हर चीज़ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था अर्बन सीनी। उस कार्यालय को प्रयास करके मैंने कलेक्ट्रेट मुख्यालय में लाया, जो एसएसपी कार्यालय के सामने मुख्यालय बना हुआ है अर्बन सीनी। अब अप्रासंगिक हो गया क्योंकि 1998-99 में ही अर्बन सीनी खत्म हो गई। तीसरा, ये चकबंदी न्यायालय सीओ स्तर के जो गोपलापुर में थे, रुस्तमपुर में थे, दीवान बाज़ार में थे, उनको ही प्रयास करके मैं मुख्यालय पर लाया, जिससे अधिवक्ताओं को कार्य मिला और कार्य की भीड़ हुई। जो अधिवक्ताओं का मुख्य पेशा और बात के आदमियों को सस्ता और एक जगह केंद्रित न्याय मिल सके। चौथी बात थी, उपभोक्ता फोरम या चारूचंदपुरी में था, उसको मैंने प्रयास करके ये बगल में स्काउट कुटीर के पास मंगवाया, तत्कालीन जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी के प्रयास से ये कार्य। तो जो मुझसे हो सका उस समय 98 में अधिवक्ता हित में मैंने किया। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छा कर्म किया। आपने कई चीज़ें बताई, लोग दर्शकों आपने भी सुना होगा कि वकील साहब ने क्या क्या किया जब हम महामंत्री थे। इस बार जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जी, इस बार जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता है कि माननीय न्यायमूर्ति शंभुनाथ जी ने ये न्यायिक निर्णय में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र राजस्व न्यायालय का गठन करे। जिस तरह न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसी तरह राजस्व न्यायालय भी स्वतंत्र होना चाहिए। वर्तमान में हमारा राजस्व न्यायालय सरकार के अधीन कार्यरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है और कृषकों की भूमियों के स्वत्व का निस्तारण राजस्व न्यायालय में होता है, जिसके पीठासीन अधिकारी वीर स्नातक नहीं होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि स्वत्व के वादों में उत्तर प्रदेश सरकार एक आवश्यक अंग है। तो ऐसी दशा में संविधान की मूल भावना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विरुद्ध है इस प्रकार का प्राविधान, जिसमें सरकार स्वतः पक्ष और उसी के द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी न्याय करे, निर्णय करे, यह संभव नहीं है, मान्यता नहीं है। यह हमारी भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। और इसीलिए आज के समय में राजस्व न्यायालयों में आप देखेंगे न्याय नहीं हो रहा है, निर्णय हो रहा है। और जब भी निर्णय होगा, निर्णय तोड़ता और न्याय जोड़ता। आखिर क्या वजह है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है? निर्णय इससे नहीं हो पा रहा है कि एक तो जो अधिकारी हैं उनको विधि का ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आप पढ़े होंगे पेपर में, आदेशित किया है कि न्यायपालिका में जो
सिविल जज का अधिकारी होगा, उसके लिए भी वकालत में 3 साल का अनुभव अपरिहार्य है। तो क्यों यहाँ आवश्यक नहीं, जब ये भी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, इनके लिए अनुभव आवश्यक नहीं है। उससे ज्ञान होगा, उससे सही न्याय होगा, और जब भी न्याय आप करेंगे तो विवाद खत्म होता है। निर्णय तो करेंगे। ऐसा क्या समझा जाए कि जैसे आप जीत के आ जाते हैं, तो क्या जी ये जो दिक्कतें आपने बताई है, इस पे किस तरह से आप काबू पाएंगे? क्या इस पे कोई आप प्रक्रिया आपकी होगी या कोई ऐसा अमल करेंगे? नहीं, मैं अमल ये करूँगा कि उच्च न्यायालय का जो आदेश है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको प्रयास करूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उसको लागू करे, और ये किसानों के हित में है उत्तर प्रदेश के। एक चीज़ हमें ये बताइए आप कि आपके मतलब पद पर और भी कई प्रत्याशी हैं, आपका प्रतिद्वंदी कौन है? हमारे पद पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें एक प्रमोद पांडे जी हैं, और एक महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, एक जितेंद्र त्रिपाठी जी हैं, एक नवीन श्रीवास्तव जी हैं, और एक राम सूरत गुप्ता जी हैं। 6 प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के। आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, आप किसको अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं? लोकतंत्र में सभी प्रतिद्वंदी होते हैं, किसको आप प्रतिद्वंदी समझेंगे? ये तो माननीय अधिवक्ताओं का विचार है कि किसी को अपना अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे। आपको क्या पूरा भरोसा कि ये चुनाव आप जीत लेंगे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है। कुछ वजह बताइए, कुछ कारण बताइए क्यों जीत जाएंगे आप? देखिए, वजह है कि मैं पिछली बार हार चुका हूँ, दूसरी बार खड़ा हूँ। पिछली बार भी आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे और हारा था, और दूसरी बार खड़ा हूँ, और अपने पूर्व के कार्यों को जो मंत्री पद पर रहते हुए मैंने कार्य किया था, उसको लेकर के आज मैदान में पुनः अधिवक्ताओं के समक्ष खड़ा हूँ मैं, कि ताकि उनको विश्वास और भरोसा हो कि अगर मुझे चुनेंगे तो अधिक से अधिक समस्याओं का निदान जो राजस्व न्यायालयों में व्याप्त है, कचहरी में, उसका समापन मैं करूँगा। बहुत सी समस्याओं का आपने निवारण बताया कि हम अध्यक्ष रहेंगे तो इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज कलेक्ट्रेट का नव निर्माण हो रहा है, काफ़ी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, और महिला अधिवक्ता भी आपके कलेक्ट्रेट में बहुत ज़्यादा की संख्या में है। उनकी सुरक्षा को लेकर आप किस तरह से प्रबंध करेंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि कलेक्ट्रेट का नया भवन बन रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अधिवक्ता भी स्थापित हो चुके हैं। उनकी दशा होगी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। तो अगर मुझे अध्यक्ष लोगों ने चुना तो मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना अधिवक्ताओं के आप किसी न्यायालय की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना गया है। जहाँ तक आपने मातृशक्ति के संबंध में पूछा, मातृशक्ति के संबंध में सर्वप्रथम तो मुझे उनके लिए प्रसाधन, शौचालय, जलपान गृह की एक व्यवस्था करानी। कोई ऐसा शौचालय नहीं जो मातृशक्ति इन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए हो, जो अपरिहार्य है। यह नारी सशक्तिकरण का युग चल रहा है, और उसमें यह एक तरह शुभेच्छा है कलेक्ट्रेट प्रांगण में महिला अधिवक्ताओं की, जो मेरी प्राथमिकता है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्व संहिता में एक पहले नहीं था, ये जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया, ताकि जो भी गलत कार्य करेंगे पीठासीन अधिकारी, इनको जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो क्यों न जुडिशियल मिसकंडक्ट का प्रावधान लागू सरकार क्यों नहीं कर रही है? यार गलत करते तो मिसकंडक्ट है ना, जुडिशियल में लगा जाए। हमारे यहाँ आपकी प्राथमिकताओं में ये चीज़ है जी। हमारे यहाँ देखिए, बार काउंसिल में हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अधिवक्ताओं पर। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, अभी तक सरकार ने विचार कर ले। अगर उनको जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट मिलता है तो मुझे भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। और जिस तरह मेरे बार काउंसिल में एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसी प्रकार से जुडिशियल मिसकंडक्ट का प्रावधान इन अधिकारियों पर बनना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। अच्छा, ये तो न्यायालयों की बात हो गई। जैसे कि हम कचहरी में आते आते रहते हैं तो हमें कई समस्याओं का हमने पता चला, जैसे कि आपके कुछ अधिवक्ता जो यहाँ पे हैं वो आपके एलिजिबल हैं कि वो मेंबरशिप उनको मिल जाए। कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं कि जो मेंबरशिप होने के बाद भी वो वोटर नहीं है। इनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, इसके लिए बस यही है कि जो न्यायिक प्रांगण में, कलेक्ट्रेट में सक्रिय रूप से अधिवक्ता वृत्ति का कार्य करेगा, वही हमारा सदस्य रहेगा, मेरी मान्यता है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हैं? अपने वोटरों को कुछ संदेश देंगे आप? वोटरों को मेरा यही संदेश है कि 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसको आप उचित समझें, योग्य समझें, क्योंकि यह पूरे बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन करेगा। अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष कैसा हो, ये मेरे सम्मानित मतदाताओं को चुनना है, ये उनके पर है, वह किसे चुनते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से गजेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपनी बात को रखा
और आपने सुना और तमाम अधिवक्ता भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों कहना यही है कि आप अपना प्रत्याशी खुद आपको चुनना है, कौन सा प्रत्याशी कैसा है ये आपको खुद पता है। अपना वोट, जो कीमती वोट है, वो अच्छे प्रत्याशी को ही दें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनके समर्थक भी आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और रोज़ाना ये लोग कचहरी में निकलते हैं और कन्वेंसिंग करते हैं, और इन सब लोगों को उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी जो है वो कामयाब होगा, जीतेगा, और जो भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं उन समस्याओं का ये अध्यक्ष बनने के बाद निवारण करेंगे। तो आपने प्रत्याशी को सुना। हमारे साथ इस वक्त उनके समर्थक मौजूद हैं। अमिताभ त्रिपाठी उर्फ अटल जी मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि अपने प्रत्याशी को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, इनसे जानते हैं। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। सर धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो एडवांस में कि आपका प्रत्याशी कामयाब हो, सफल हो। क्या कहेंगे आप? आपके धन्यवाद को हृदय से स्वीकार करता हूं, और मेरा प्रत्याशी निश्चित रूप से सफल होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। कारण कि जब भी जो आज मेरा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, इस बार एसोसिएशन के वे महामंत्री रह चुके हैं, और महामंत्री के रूप में एक मील का पत्थर उन्होंने स्थापित किया अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने का। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पास बैठक करने के लिए कोई सभागार नहीं था, और गजेंद्र त्रिपाठी जी के मंत्रित्व काल में वर्तमान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद हुआ करते थे, उनकी सांसद निधि से जिला अधिवक्ता एसोसिएशन में एक सभागार का निर्माण हुआ। और मैं समझता हूं कि अब तो हर जगह बन रहे हैं और इसी सरकार में बन रहे हैं। इसके पहले पूरे प्रदेश में इस तरह का कहीं सभागार नहीं रहा होगा जिसका निर्माण गजेंद्र त्रिपाठी जी के महामंत्रित्व काल में हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस दीवानी कैंपस में चलती थी, उसको कलेक्ट्रेट कैंपस में लेने का कार्य किया गजेंद्र त्रिपाठी ने। तत्कालीन अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन देकर उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराकर कलेक्ट्रेट परिसर में ले आए, जिससे तमाम अधिवक्ता बंधु हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आप भी शायद जानते होंगे, मीडिया के लोग हैं, हम लोगों से कई गुना जानते हैं। ये जो आपका उपभोक्ता फोरम है, चारूचंद्रपुरी की कॉलोनी में हुआ करता था, उसको एक कॉलोनी से और कचहरी के वातावरण में लाने का काम अगर किसी ने किया तो अभी श्रेय गजेंद्र त्रिपाठी को जाता है, जो आज यहाँ पर स्थापित है कलेक्ट्रेट के बगल में स्काउट गाइड्स के कैंपस में। तो इतना कार्य उन्होंने किया है, और उन्होंने अभी आपको बताया कि भविष्य की उनकी योजनाएं क्या हैं। हमारी जो बेटियां बहनें आ रही हैं इस पेशे में, उनके लिए वे क्या करेंगे उन्होंने बताया है। आम अधिवक्ता जो शरणार्थी बनकर के दर बदर हुआ है, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा में प्रयास करने की उन्होंने जो बात कही है, यह उनके दूरगामी सोच को परिलक्षित करती है, और यह अधिवक्ता समाज का मतदान है। और एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे महाभारत जैसे ग्रंथ में लिखा है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, सतपात्राय दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। हे पांडुनंदन, सतपात्र को दिया गया दान ही सफल होता है, और हमारा यह प्रबुद्ध अधिवक्ता समाज सतपात्र कौन है इसे समझ रहा है, और वह सतपात्र को ही दान देगा। और गजेंद्र त्रिपाठी इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चित रूप से निर्वाचित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपने बात कही है वो सही हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और दोस्तों फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।